ये कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसने ये सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा भयानक होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज की कहानी के बारे में। ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी के बारे में। प्रीति राठी दिल्ली के नरेला इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी 3 बहनें थीं और उसके मम्मी पापा थे। प्रीति नर्सिंग की पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी करती हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सपना होता है आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो जैसे ही नेवी में वैकेंसी आती है तो प्रीति राठी फॉर्म फिल कर देती हैं। अब फॉर्म फिल करने के बाद प्रीति राठी एग्ज़ाम देती हैं। ये घटना है सन 2013 की। तो एग्ज़ाम देती हैं तो उसमें प्रीति राठी का सिलेक्शन भी हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद वो खुशी खुशी अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए मुंबई जाती हैं। जो उनकी पहली जॉब लगती है वो मुंबई पोस्टिंग होती है। तो प्रीति राठी कभी दिल्ली से बाहर गई नहीं थी, इसीलिए उन्हें झिझक महसूस हो रही थी। और बच्चा जब बाहर निकलता नहीं है तो वो थोड़ा परेशान होता है कि मैं कैसे जाऊंगी, कैसे रहूंगी। तो इसलिए उनके पापा और चाची चाचा उनके साथ उन्हें मुंबई छोड़ने के लिए जाते हैं। वो सभी गरीब रथ एक्सप्रेस से दिल्ली से मुंबई के लिए निकलते हैं। तो वो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहीं से चारों अपनी ट्रेन लेते हैं। और ये ट्रेन का वक्त होता है शाम का। शाम के टाइम ट्रेन चलती है और वो उसमें बैठ जाते हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि एक लड़का जो प्रीति को बार बार घूरे जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि पता नहीं क्यों, और उस लड़के ने अपना जो चेहरा था वो गमछे से ढका हुआ था। तो वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो इस बात की निगरानी रखते हैं कि हमारे आसपास ना आए, क्योंकि उस रात ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो उन्हें लगा कि शायद ऐसे ही कोई होगा और वो लोग सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुबह होते होते ट्रेन भी मुंबई पहुंच जाती है। सुबह का वक्त होता है 8:05 का, जब वो लोग मुंबई पहुंचकर ट्रेन से उतरते हैं। अब ट्रेन से उतरने के बाद वो लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन पर चलने लगते हैं तो जो प्रीति होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। तो इसलिए वो थोड़ा पीछे चल रही थी और जो उनके चाचा चाची और पापा जी थे वो उनसे 2-4 कदम की दूरी पर आगे चल रहे थे। तभी एक शख्स अचानक आता है और प्रीति के कंधे पर हाथ रख देता है। प्रीति जैसे ही पलटकर उसे देखती हैं तो वो शख्स उनके ऊपर एक केमिकल डाल देता है और प्रीति दर्द से तड़पने लगती हैं। वो केमिकल डालकर एकदम भागने लगता है। जैसे ही प्रीति की चीख निकलती है तो प्रीति के पापा और चाची चाचा दौड़कर उनके पास आते हैं और वो आकर प्रीति को संभालने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि प्रीति के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है और वो बुरी तरह से घायल हो गई। अब जैसे ही वो लोग प्रीति को संभालते हैं तो उनके हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन वो अपना दुख भूलकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। तभी समीर शेख नाम का एक लड़का आता है जो उसी के आसपास, प्रीति के आसपास चल रहा था। वो देखता है कि क्या अचानक इस लड़की को क्या हुआ। अब उसने जो उसको डब्बे को उठाकर देखा तो वो तुरंत समझ गया, क्योंकि उसके हाथ पे भी थोड़ा एसिड लग गया, तो तुरंत समझ गया कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। और वो उस लड़के के पीछे भागने लगा जिसने एसिड फेंका था। और वो अपने दोस्तों से भी कहता है कि पकड़ो, तुम उस लड़के को पकड़ो, इसने इस लड़की पर एसिड फेंक दिया है। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद पता चलता है कि वो लड़का भीड़ में कहीं गायब हो जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। प्रीति को उसके चाचा चाची और पापा के द्वारा स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर प्रीति को वो कहते हैं कि लड़की पर एसिड अटैक हो गया है और वो मदद की गुहार लगाते हैं। स्टेशन मास्टर जैसे ही देखते हैं कि प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है तो वो तुरंत उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल जाने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि इन्हें नज़दीक के ही हॉस्पिटल ले जाइए। उनके जो नज़दीक में हॉस्पिटल होता है रेलवे स्टेशन के, तो वो होता है मसीना हॉस्पिटल। तो वो उसे वहाँ पर भेज देते हैं। लेकिन वहाँ जो प्रीति की हालत थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी और वहाँ पर्याप्त सुविधाएं ना होने के कारण प्रीति को भेज दिया जाता है, वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है गुरु नानक हॉस्पिटल। और जो समीर शेख होता है उसके भी हाथों पे क्योंकि एसिड लग चुका था तो वो भी हॉस्पिटल जाता है और प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी जाती है। अब गुरु नानक हॉस्पिटल में प्रीति का इलाज चल रहा होता है और पुलिस में जो उसके पापा होते हैं पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और पुलिस उस व्यक्ति को खोजने लगती है जिसने प्रीति पर एसिड फेंका था। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई थी नहीं पकड़ पाई थी। तभी प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो बुरी तरह से झुलस चुकी थी, तो उसकी बोलने की शक्ति चली गई थी। तो वो अपनी बातें अपने फादर से लिख लिख कर बताती थी। वो कहती है, आप भी सुनेंगे तो भावुक हो उठेंगे कि पापा मुझे महंगे हॉस्पिटल में मत ले जाना क्योंकि इतना पैसा नहीं है, आप वो वहन नहीं कर पाओगे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाली बात है। कैसे एक बेटी जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है और अपने पापा को दिलासा देती है, समझाती है। अब गुरु नानक हॉस्पिटल में प्रीति का इलाज चल ही रहा था, लेकिन वहाँ उसकी हालत में सुधार ना होने की वजह से उसे बॉम्बे हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया जाता है। अब वहाँ पर प्रीति का इलाज चलता रहता है, लेकिन 4 अगस्त को प्रीति के एक पहचान वाला लड़का होता है जिनका नाम होता है पवन कुमार। पवन कुमार प्रीति की बहन तनु को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है और वो कहाँ पर है। अब जो प्रीति की बहन होती है तनु, वो फ़ौरन ये बात अपने पापा को बताती है, कहती है कि ऐसे ऐसे एक लड़के का फ़ोन आया है जो दीदी के बारे में बात कर रहा था। तो जो ये घटना होती है सारी, प्रीति के जो पापा होते हैं वो पुलिस को जाकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़के का फ़ोन आया है और उसने प्रीति के बारे में बात की है। पुलिस तुरंत उस लड़के को उठा लेती है, जो कि पवन कुमार होते हैं। पवन कुमार एक बीटेक के स्टूडेंट होते हैं और प्रीति की उनसे जान पहचान होती है, जो दोस्ती होती है। तो पुलिस उसे उठा लेती है। पुलिस को लगता है कि शायद इसी ने प्रीति पर एसिड अटैक किया है और अब प्रीति जिंदा हैं या मर गई, किस हाल में है, इसलिए इसने जो है प्रीति की सिस्टर को फ़ोन करके प्रीति के बारे में पूछा है। लेकिन वो लड़का लगातार मना करता रहता है कि नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। अब पुलिस रिमांड पर रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। तभी प्रीति के पापा को लगता है कि शायद ये लड़का जो है वो इनोसेंट है, इसका इस घटना में कोई दोष नहीं है। तो वो अपने स्तर से पता करने की कोशिश करते हैं कि ये घटना वाली रात को कहाँ था, क्योंकि प्रीति पर जब एसिड अटैक हुआ था तो ये 1 मई की बात थी और 1 मई को प्रीति मुंबई गई थी, जो 1 मई की रात को, और 2 मई की सुबह 8:05 पर प्रीति पर एसिड अटैक हुआ था। तो वो सारी जानकारी अपने स्तर से निकलवाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो ये लड़का है पवन कुमार, ये घटना वाली रात को रोहतक गया हुआ था और उसकी फ़ोन कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो उससे भी उसका पता रोहतक का ही चलता है। तो वो आकर पुलिस से कहते हैं कि इसे छोड़ दीजिए, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो घटना वाली रात को वहाँ पर था ही नहीं, ये तो रोहतक में था। तो ये आप पुलिस की नाकामी समझ सकते हैं कि जिस बात का पता पुलिस को लगाना चाहिए था वो पुलिस नहीं लगा पाई और ये जो सारी जानकारी प्रीति के फादर ने निकलवाई। पुलिस उन्हें छोड़ देती है। अब 1 जून सन 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति की मौत हो जाती है। अब प्रीति की मौत होने के बाद जो प्रीति के फादर होते हैं वो प्रीति के शव को यहाँ लाते हैं दिल्ली और यहाँ पर बॉडी के साथ में भी धरना दिया जाता है और डिमांड करते हैं कि जो इस केस की जांच होनी चाहिए वो सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। उनकी मांग रखने पर जो गवर्नमेंट होती है वो उनकी मांग को एक्सेप्ट करती है और जो पूरे घटनाक्रम की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी जाती है। अब सीबीआई को जांच सौंपने के बाद सबसे पहले सीबीआई के लोग उनके घर पर आते हैं और फैमिली से प्रीति के बारे में सारी पूछताछ करने लगते हैं और फैमिली में कोई भी इशू ना होने के बाद वो रिश्तेदारों से पूछते हैं। तो एक जो प्रीति के रिश्तेदार होते हैं वो बताती हैं कि प्रीति ने एक बार एक लड़के के बारे में उनसे जिक्र किया था जो प्रीति के ही पड़ोस में रहता है, जिसका नाम अंकित है। तो वो कहती हैं कि उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था और प्रीति पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। तो इससे उसने कहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, प्रीति को धमकी भी दी थी। तो बस इतना सबूत सीबीआई के लिए काफ़ी था और सीबीआई के लोग तुरंत अंकित को पकड़ लेते हैं। अब अंकित को पकड़ने के बाद जब अंकित से पूछताछ की जाती है और देखा जाता है तो अंकित के जो दोनों हाथ होते हैं वो भी जले हुए होते हैं, हल्का उन पर भी एसिड चला जाता है। जब उसने प्रीति पर एसिड फेंका था तो उससे जो अंकित के हाथ हैं वो झुलस जाते हैं। अब सीबीआई के लोग अंकित से पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ ये जले हुए क्यों हैं, तो बार बार अंकित बयान बदलने लगता है और जब जांच कराई जाती है तो उसके हाथ भी एसिड से ही जले हुए पाए जाते हैं। अब बार बार अंकित के बयान बदलने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अंकित पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि मैं प्रीति को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैंने प्रीति को ये बात समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रीति ने मेरी बात नहीं मानी और लेने से उसकी जो जॉब है वो भी लग गई। तो प्रीति की जॉब लगने के बाद मेरे घर वाले मुझे ताना मारते थे कि देखो वो तो लड़की है, उसकी भी जॉब लग गई और तुम जो हो बेरोजगार हो, निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो इससे मुझे और ज़्यादा उससे जलन होने लगी, क्योंकि एक तो उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था और दूसरा उसकी जॉब भी लग गई थी। इस कारण मैंने ठान लिया था कि मैं उससे बदला जरूर लूँगा। और जैसे ही प्रीति की जॉब के बारे में पता चला तो सब उसको बधाई देने लगे थे और सबको पता था कि प्रीति 1 मई को जो है मुंबई जाने वाली हैं अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो उसने भी मुंबई की टिकट करा ली और वो प्रीति का पीछा करने लगा। वो प्रीति पर एसिड तो ट्रेन में ही फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन में उसे
जो एसिड फेंकने का टाइम नहीं मिल पाया। वो जाकर वॉशरूम के पास भी खड़ा हुआ था कि हो सकता है मॉर्निंग में प्रीति जो वॉशरूम के लिए आए, लेकिन प्रीति वहाँ नहीं आई, तो वो वहाँ पर भी उन्हें एसिड नहीं फेंक पाया। अब जैसे ही ट्रेन से सब लोग उतरे तो उसे मौका मिल गया और उसने तुरंत एसिड प्रीति के ऊपर फेंक दिया और वहाँ से भाग गया और तुरंत रिटर्न की जो ट्रेन पकड़कर वो वापस दिल्ली आ गया और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। तो जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसने कैसे एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और जब कोर्ट में ये केस चला तो जो महिला वकील थी उसने भी ये कहा कि अब तक की ये सबसे बड़ी हैवानियत भरी घटना है। और जब भी वो पुलिस उसे रिमांड पर लेके आती या कोर्ट में पेशी के लिए लेके आती तो उसे जरा भी शर्म नहीं लगती कि मैंने कितना बुरा काम कर दिया है, और वो विक्ट्री का निशान बनाकर खुद को खुश दर्शाता। हर पेशी पर वो जो है विक्ट्री का निशान बनाता। और जज ने उसे, जब कोर्ट में केस चला तो 1 साल के अंदर ही उसे सज़ा बोल दी गई, उसे फांसी की सज़ा दी गई, लेकिन अभी तक उसे फांसी नहीं हो पाई है और वो अभी तक भी जेल में ही है। तो इस घटना के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर पर नज़र रखनी चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। धन्यवाद।